हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्शन फुल चैप्टर का। आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा, आपका पूरा चैप्टर 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि भैया हमारे ना मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते, हम ज़्यादा जैसे 70 स्कोर कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, कभी भी हमें ना 100% क्यों नहीं स्कोर कर पाते। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, आपको भी होता होगा कि यार काश मैं भी टॉपर बन जाता। तो बेसिकली आपकी बताऊं क्या प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका टाइम आगे बचा सके। जैसे कि मान लो कि ये वीडियो का एग्जांपल लेते हैं कि इस वीडियो को क्या करते हैं, 1000 स्टूडेंट इसके ऊपर आते हैं, मतलब क्लिक करते हैं। ठीक है, 1000 बच्चे इसके ऊपर क्लिक करते हैं पूरा स्टडी करने के लिए, उनका चैप्टर कंप्लीट नहीं है। फिर पता है उनमें से क्या होगा, जो 1000 स्टूडेंट थे ना, इनमें से लास्ट में ओनली एंड ओनली 100 स्टूडेंट बचते हैं जो कि क्या करते हैं भैया, इसको पूरा देखेंगे, मतलब पूरा इस चैप्टर को अपना 100% दे करके फुल इसको समझने वाले हैं। ठीक है, और बचे हुए जो 900 स्टूडेंट हैं उनको यार इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई काम लगता है। जैसे कि ये मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, चाहे से कोई भी चैप्टर हो, उनको है ना वो करना ही नहीं होता, वो पूरा काम उसको करते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में उनका, जैसे कि मान लो कि आप इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ते हो, आधा पढ़ लेते हो, या फिर कोई भी चैप्टर को ऐसे आधा पढ़ लेते हो, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर वो कंसेप्ट वीक हो गया, आपने वो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया। फिर एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे तो कैसे होगा। अगर आप कोई भी काम करो, जैसे कि आज मान लो कि आप मैथ्स का भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको उसको 100% करना है और उसमें अपना 100% दो, और सभी कामों को छोड़ करके उसमें 100% दो। अब ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, आपका अगर मन करे तो खेलो भी भैया, खेलो तो भी 100% खेलो भैया, खूब खेल रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जब जाकर के आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर करोगे तो भैया आज ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हम चलते हैं सीधा यहाँ पे। वो आता है भैया हमारे पास में रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसमें एक तो आता है कि एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली जो वर्ड रिप्रोडक्शन है, ये होता क्या है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो कि उनके जैसा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है ना, उसका बेबी भी क्या होगा, वो भी डॉग होगा। और जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमन भी क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी ह्यूमन है तो ही आप ह्यूमन हो, ऐसा होता है कि ह्यूमन के बेबीज भी ह्यूमन होते हैं, डॉग के बेबी डॉग होते हैं। तो जो सिमिलरिटी उनमें होती है, वही सिमिलरिटी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। हाँ, तो मान लो कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आते, कि एक जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं भैया, थोड़े 70-80 साल तक जीते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी डेथ हो जाती है, इतनी ही एवरेज एज होती है। तो मान लो कि ये ह्यूमन डेड हो गया, ऐसे करके सभी के सभी मर जाएंगे। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए जरूरी होता है रिप्रोडक्शन की, नेक्स्ट जनरेशन ये चलता रहे और कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूसली रहती रहे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इट प्रमोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज एंड रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द डीएनए कॉपिंग। ठीक है, ये डीएनए कॉपिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ये बात आपको याद रखने की। रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर डीएनए कॉपिंग होती है, विच इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। और बेसिकली यहाँ पर ये डीएनए जो होता है, ये बताता है कि भैया क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, कैसे प्रोटीन होगा, तो वो सब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और इसकी वजह से क्या होते हैं कि वेरिएशंस भी आते हैं, इट ब्रिंग वेरिएशन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें ओनली एंड ओनली जो एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, इसमें एक ही पेरेंट होते हैं। तो ये इसी वजह से क्या होता है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आपको ये याद रखना है, ए से याद रखो कि ए मतलब एक। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। तो ये जो रिप्रोडक्शन होगा सिंगल पेरेंट से, वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल होते ही नहीं है, तो एक ही पेरेंट है, तो उसमें सिंगल गैमेट ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका है कि इट फाउंड ओनली इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे जो सेल्स होते हैं उन्हीं में होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनमें पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, मतलब कि अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम होता है उनका, कोई भी डीएनए में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, आप देख करके नहीं बता सकते कि अलग अलग सेम होते हैं, और वो पेरेंट्स के साथ में भी उनकी सिमिलरिटी होती है। देन फिर इसके बाद में एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है भैया? एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल, और एडवांटेजियस आप बोल सकते हो कि टू अ सर्टेन एनिमल्स दैट रिमेन इन ओनली वन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि ये उन एनिमल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, फ्लैनेरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है इससे। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस न्यूमरस ऑफ स्प्रिंग विदाउट कॉस्टिंग द पेरेंट ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम। और जैसे कि इसके अंदर जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम लगता है। देन फिर इसके ऐसा नहीं है कि एडवांटेज है भैया, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर ये क्या है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के अंदर कोई भी नहीं आता कि जैसे कि जो पेरेंट के जीन्स थे वही नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर होते जाते हैं उस ऑफ स्प्रिंग में, तो यही यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूस में चलता रहता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेस। अब यहाँ पर इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट के पास में, मान लो कि इनके पास में कोई एक वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस ये है कि ये एक टेम्परेचर के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन तो होता नहीं, तो वही इसके अंदर आएगा, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। और मान लो कि इनके टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इनके टाइम के ऊपर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इनकी वीकनेस थी कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो गई तो इससे पूरी पूरी स्पीसीज खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि इफ द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चेंजेस द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी डेडली, और हाथों हाथ इनकी डेथ हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा है, और इसके अंदर बहुत ही कम वेरिएशन होते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि कितने इसके टाइप होते हैं। इसके बेसिकली 3 से 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है वो है इसका फिजन। फिजन क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर ये होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज्यादा ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होने को यहाँ पे कहा जाता है फिजन। और इसके अंदर एक आता है बाइनरी फिजन, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो 2 ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होती हैं तो उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन। द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ एंड ईच हाफ डेवलप इनटू ए न्यू एडल्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा है, तो अमीबा के अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। फिर इसके बाद में ये खुद से एक एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, ये रहेंगे चाइल्ड, और फिर उसके बाद में ये एडल्ट हो जाएंगे, फिर से ये अपना डिवीजन करते रहेंगे, इस तरीके से इनमें चलता रहता है। और ये बेसिकली मिलता है अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में वो आता है मल्टीपल फिजन। अब देखो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन है ना पेरेंट का, वो 2 में नहीं, वो किसी 3 में 4 में कितने भी ज्यादा नंबर के अंदर हो सकता है, 2 से ज्यादा होता है, तो उसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, उसके अंदर कंटिन्यू में डिवाइड होता ही रहता है, टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वो जो न्यूक्लियस था वो बहुत ज्यादा उसके अंदर होता रहता है और उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, आप याद रख सकते हो। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तो याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम में इन 2 से क्वेश्चन आने वाला है और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, इसका मोड आता है, मतलब नेक्स्ट टाइप आता है, वो आता है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसके अंदर की फ्लेगमेंटेनियस एल्गे होता है, मतलब आप ये याद रख सकते हो स्पायरोगायरा जो होता है उसमें पाया जाता है, एंड ब्रेक अप इनटू 2 और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीसेस। तो भैया होता क्या है कि इसके अंदर ये जो हमारा है स्पायरोगायरा होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एंड ऑन मैच्योरिटी ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब यहाँ पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद में जिसके पार्ट्स थे वो एक बड़े एडल्ट के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगली प्रोसेस आती है या फिर अगला टाइप आता है वो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है बडिंग। ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास में रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव अ राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक एबिलिटी के एक ऑर्गेनिज्म बनाने का और इंडिविजुअल फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट,
एक बॉडी पार्ट से पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना, वो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो होता है रीजनरेशन। और बेसिकली यहाँ पर आता है कि इन दिस मेथड स्मॉल कट और अ ब्रोकन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और अगर मान लो कि कोई भी एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा होता है तो वो कंप्लीटली एक नए ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर प्लेनेरिया, ठीक है। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि इसको है ना 3 पार्ट के अंदर काट दिया जाता है। जैसे कि ये 3 पार्ट के अंदर काट दिया गया, एक तो है इसका हेड और एक है इसकी बॉडी और एक है इसकी टेल। तो अब ध्यान से देखो कि इसका जो हेड है वो अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, और जो इसकी टेल है, आप देखो कि टेल है, सिर्फ और सिर्फ टेल थी, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसकी जो बॉडी थी, बॉडी से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन, की किसी भी एक बॉडी पार्ट से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म को बनना रीजनरेशन कहा जाता है। फोर्थ टाइप है वो आता है बडिंग का। अब देखो बडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट हाइड्रा है, तो इसमें एक छोटा सा ब्लज निकलेगा। आप ये सोच सकते हो ये कोई भी छोटा सा एक पार्ट निकल रहा है, देन फिर इसके बाद में पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, पेरेंट से अटैच रहता है। फिर इसके बाद जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, इस स्टेज में कंप्लीटली डेवलप हो गया है, तो फिर इसके बाद में इससे हट करके दूर चला जाता है। तो यही होता है बडिंग में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लगिंग ऑफ अ पेरेंट बॉडी, इन दिस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली, इसके अंदर अनइक्वली डिवाइड होता है, टू फॉर्म द बड विच रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट्स बॉडी बट लेटर डिटैच एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें कि पहले इसको थोड़ी देर तक कनेक्टेड रहता है, फिर उसके बाद में अलग डिटैच होकर के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये स्पेशली मिलता है हाइड्रा में, स्पॉन्ज में, यीस्ट में, इन सभी में मिलता है, मतलब ये वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसका फिफ्थ टाइप आता है जो क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो स्पोर की डेफिनेशन देखते हैं कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस द हंड्रेड्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, उनको कहा जाता है स्पोर। अब बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो स्पोर है, जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये क्या होता है कि व्हेन द स्पोर केस ऑफ अ प्लांट ब्रस्ट, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बैग सा होता है जिसके अंदर की पूरे पूरे छोटे छोटे दाने से होते हैं, और जब वो फटता है, मतलब इसमें से जब सीड्स बाहर निकलते, देन द स्पोर स्प्रेड टू द एयर, फिर इसके बाद में हवा में फैल जाते हैं, एंड वेयर दिस एयर मेड देम टू लैंड टू द सॉइल। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हवा है इनको जमीन के ऊपर डाल देती है। देन फिर इसके बाद में अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अच्छी हुई, बारिश वगैरह है, पानी वानी है, तो क्या होगा कि वहां पे एक नया प्लांट वहां पे डेवलप हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है वो है ये राइजोपस। अब राइजोपस क्या होता है, राइजोपस ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि हाइफे जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। हाइफे क्या होता है, हाइफे होता है एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है आइजोपस में, जिसको कि हाइफे कहा जाता है। और स्प्रॉन्जेनियम क्या होता है, स्प्रॉन्जेनियम देखो ये बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग द स्पोर, मतलब जो स्पोर होते हैं उनको जो रखता है एक पाउच में, उसको कहा जाता है स्प्रॉन्जेनियम। ठीक है, देन फिर इसके बाद में अगला जो टाइप आता है वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, कि कोई भी एक नया प्लांट डेवलप होगा जो कि वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा पुराने प्लांट के। अब जैसे कि ये हो सकता है रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर लीव्स हो सकता है, तो क्या होगा, वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये इसका एग्जांपल है बर्ड्स ऑफ पोटैटो हो गया, ब्लब ऑफ ऑनियन हो गया। मतलब आप घर पे देखना, अभी जाओ किचन के अंदर, अगर आलू होंगे तो आपको छोटी छोटी ऐसे आइज दिखेंगे, और अगर थोड़े लंबे समय से रखे हुए होंगे 1-2 हफ्ते से, तो आप देखना कि उसके ऊपर ना ऐसे ये ग्रीन ग्रीन आपको कुछ दिखेगा, तो भैया वही होता है यहाँ पे उसमें बर्ड्स ऑफ पोटैटो। तो वहां से क्या होगा कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा पूरा पेड़ उग जाएगा, फिर आपको आलू मिल जाएंगे, फिर आप आलू की खेती करना, फिर उसके बाद में आप है ना बड़ा सा अपना फार्म बनाना, फिर उसके बाद में आप ऑर्गेनिक करना, फिर उसके बाद में आपके पास में इतना पैसा होगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। ये सब बातें, ये बैठ करके ऐसे इमेजिन मत करा करो, ये ओवर थिंकिंग करवा दी ना मैंने आपको कि आपके पास में आलू का पेड़ होगा, फिर ज्यादा आलू होंगे, तो ये होती है ओवर थिंकिंग। तो मैं भी पता नहीं क्या बातें करने लग जाता हूँ बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका एडवांटेज
क्या है, एग्जाम के अंदर आएगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। तो भैया सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिक आइडेंटिकल होती हैं। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड सीडलेस वेराइटीज आर ऑब्टेन, और इसके लिए बीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा उससे ही आपका काम हो जाएगा। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखे थे 6 टाइप, लेकिन इसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो देखेंगे फ्लोवरिंग प्लांट में और एक हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोवरिंग प्लांट जो है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो बेसिकली हमारे पास में इस तरीके का डायग्राम रहता है, किसका, ये है हमारे पास में जो प्लांट है उसका डायग्राम। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक होता है एंथर होता है, फिलामेंट होता है, पीटल होता है, स्पियल होता है, और बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सभी के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगा, और उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, 2.5 ग्राम है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.5 ग्राम नंबर दिलवा के जाएगा। ठीक है, ये देखो कोई भी, मतलब मैं जोक मार रहा था, मैंने ये हंसना इसके ऊपर। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्फीयल। अब देखो स्फीयल क्या होता है, बेसिकली स्फीयल एक ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन फ्लावर इज इन अ बड स्टेज। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप गुलाब का फूल देखना जिसके ऊपर कि आपको ना ग्रीन कलर की ऐसी कोटिंग सी मिलेगी, ठीक है, तो उसको ही स्फीयल कहा जाता है। और नीचे भी मतलब जब पूरा फ्लावर बन जाता है तो उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि पूरा जैसे कि ये हमारा फ्लावर है, देखो कितना अच्छा सा फ्लावर बनाया मैंने, और इसके नीचे जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है स्फीयल। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है इसका वो आता है पीटल। अब पीटल क्या होता है, पीटल एक कलरफुल और एक अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स ही होते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है पीटल। देन फिर इसके बाद में आते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर मे हैव द नंबर ऑफ स्टेम, और एक फ्लावर के पास में काफी सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है इसमें फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है, एंथर के स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर एंथर का स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिखेगा कि ये एक ऐसा बीज के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैसे पार्टीशन होता है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि हमें याद रखना है कि इट इज अ बाइलोबेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की 2 पोलन सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेमन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। दिस प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश, और इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन्स को जनरेट करे जो कि येलो कलर के होते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है कि थिन स्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एंथर। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि ये हमारा एंथर है, एंथर को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये पूरा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, देन फिर इसके बाद में ये इसको करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है कार्पेल, जिसको कि हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एंथर भी एक्सप्लेन करना होगा, फिलामेंट भी करना होगा, और यहां पे आएगा फीमेल में आएगा तो आपको कार्पेल को एक्सप्लेन करना है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसका वो होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है कि इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ अ कार्पेल बीइंग स्टिकी इन द नेचर रिसीव्स द पोलन ग्रेन। इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन को रिसीव करे ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। फिर इसके बाद में आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ अ स्टिग्मा टू अ ओवरी हेल्पिंग विद द ट्रांसफर ऑफ अ पोलन थ्रू अ स्टाइल टू ओवरी। इसका काम ये होता है कि ये अटैचमेंट रहता है, बेसिकली स्टिग्मा को और ओवरी को जो मिलाता है वो होता है स्टाइल, और इसका काम होता है कि ये जो पोलन है उनको ट्रांसफर करे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसिकली स्वोलन बॉटम होता है किसी भी कार्पेल का, उसको कहा जाता है ओवरी। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ कार्पेल, और कार्पेल का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका काम होता है कि गैमेट्स को जनरेट करना, जो कि यहाँ पर ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स जो कि होते हैं ओव्यूल्स।
अब इसके बाद में आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू स्टिग्मा। मतलब बेसिकली जो हमारे पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर हो स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर, उसी को पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन दो तरीके के होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन अगर एक ही प्लांट का है, मतलब फ्लावर एक ही है, मतलब फूल एक ही है, तो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो उनके अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। आपको बस ये याद रखना है कि पोलन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, अगर सेल्फ बोल रहे हैं तो सेम फ्लावर, और अगर बोल रहे हैं कि क्रॉस पोलिनेशन बताओ तो आप बोल देना कि ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है, वह आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब देखो इसके अंदर आपको दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास में आएगा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ऐसा आता है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो आएगा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर मान लो कि टीचर आपसे थोड़ा कुछ और करवाना चाहते हैं तो बोलेगा कि डायग्राम के साथ में उनको एक्सप्लेन भी करो। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हर एक चीज को बताना पड़ेगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, आपको ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी होंगी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा 5 मार्क्स का। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस क्या होता है? बेसिकली ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ मेल जर्म सेल और स्पर्म। मतलब बेसिकली टेस्टिस का काम ये होता है कि मेल जर्म सेल को ये प्रोड्यूस करें। एंड ये कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है वास डिफ्रेसिस। अब वास डिफ्रेसिस क्या होता है? बेसिकली ये काम होता है इसका कि इट डिलीवर द स्पर्म एंड रीयूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उसके साथ में रीयूनाइट होकर के इसका काम होता है कि स्पर्म को डिलीवर करे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द फ्लूइड टू मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर फॉर द स्पर्म। स्पर्म का जो ट्रांसफर है उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड को सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक ऐसा स्मॉल पाउच होता है जो कैरी करता है टेस्टिस को, जिसके अंदर की टेस्टिस प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है स्क्रोटम। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है जो लास्ट है इसका, मतलब 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो 5th पॉइंट यहां पर आता है, वो आता है पेनिस। अब देखो पेनिस क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है। इसका काम होता है कि इट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान इसका काम होता है कि स्पर्म को ट्रांसफर करे। तो ये होता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसी तरीके से मान लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे रिलेटेड आता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको 5 पॉइंट ये एग्जाम के अंदर लिख करके आना है, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में, एक डायग्राम को जरूर से देख लेना। देखो मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करा है तो आपको डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में ओवरीज। तो देखो ओवरीज क्या होता है? बेसिकली इट इज द पेयर, पेयर में ये प्रेजेंट होती है। टेस्टिस भी क्या होती है? वो भी पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। लोकेटेड ऑन द बोथ द साइड एट द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड थी और ये क्या है? इनसाइड है, नियर द किडनी प्रेजेंट है। और फिर इसका हमने फीमेल, इनका काम होता है कि फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, जो कि एग्स होते हैं। फीमेल जर्म सेल होते हैं एग्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के कारण। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट क्या होता है कि इट रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। और इसका काम होता है कि भैया एग को रिसीव करे और फिर उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दे यूट्रस को। ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। एंड इट इज आल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट कहां पर होता है? उसकी लोकेशन क्या होती है? वो होती है फैलोपियन ट्यूब। देन फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं, वो आते हैं यूट्रस। यूट्रस वॉब भी होता है, जहां पे क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इट इज अ होलो और अ पियर्ड शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेयर द ग्रोथ ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। तो जो ग्रोथ ऑफ फीटस होती है वो होती है यूट्रस में। देन फिर इसके बाद हमारे पास में जो इसका 4th पार्ट आता है
पहले ये देखो कि इस एक और पॉइंट बाकी यूट्रस का, वो ये है कि यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। तो ये अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू की टाइप क्वेश्चन के अंदर आता है कि किसके थ्रू ओपन होता है, तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्विक्स। देन फिर इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट आता है, वो आता है वेजाइना। अब वेजाइना क्या होता है, बेसिकली इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज ए बर्थ कैनाल। और इसके दो काम होते हैं। फर्स्ट काम ये होता है कि जो स्पर्म है मेल पार्टनर से उसको रिसीव करे, और उसके बाद में सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी ये होता है। देन फिर इसके बाद आप आते हैं सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या होता है, इट इज द लोअर और द नैरोअर पोर्शन ऑफ अ यूट्रस विच ओपन इनटू अ वेजाइना। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि वेजाइना के अंदर ओपन होता है, यूट्रस के बीच में और वेजाइना के बीच में। देन फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली होता है कि इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आप कह सकते हो बर्थ कंट्रोल भी इसको कई बार कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है वो आता है फिजिकल बैरियर, या फिर आप बोल सकते हो बैरियर मेथड, जिसके अंदर ये क्या होता है कि बैरियर आर यूज्ड, मतलब बैरियर्स को यूज किया जाता है सो दैट स्पर्म नॉट रीचेस द एग। अब मान लीजिए कि जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन फिर इसका अपने आप आता है वो आता है केमिकल मेथड। बेसिकली केमिकल मेथड क्या होता है कि केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स आर टेकन ओरली एज ए पिल टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं उनको लिया जाता है जिससे कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाए और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। देन फिर इसके बाद में लास्ट जो मेथड आता है वो आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दो तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि वेस्कोटॉमी होता है और एक ट्यूबेक्टॉमी होता है। बेसिकली इसके अंदर वेस्कोटॉमी में क्या होगा कि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा सो दैट कि स्पर्म रिलीज ना हो, और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होगी, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर। एग ट्रांसफर नहीं हो इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो वेस्कोटॉमी है ये होती है मेल में, और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है ये होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कर दीजिए 2023, ताकि मेरे को पता लग जाए कि भैया आपने पूरी वीडियो को देखा है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।